कानपुर से आ रही है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी हुई है। रंगदारी मामले में एसीएम कोर्ट में किया गया है पेश। कोर्ट ने सोलंकी के स्वास्थ्य परीक्षण के आदेश दिए हैं। इरफान के वकीलों ने परीक्षण की मांग की थी। 21 अगस्त को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया गया। उनके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी जो अगली सुनवाई है वो 21 अगस्त को होनी है। तो इरफान के जो वकील हैं उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण की बात कोर्ट के सामने रखी थी। अब कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये फैसला सुनाया गया और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, कोर्ट ने सोलंकी के स्वास्थ्य के परीक्षण के आदेश दे दिए। किसी नसीम के द्वारा एक क्राइम नंबर 152/22 जाजमऊ में दर्ज कराया गया था कि मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है। और जो आगजनी वाली जो एफआईआर जब दर्ज हो गई थी उसके बाद से 151/22, 152/22, 151 अकील के द्वारा दर्ज कराई गई थी, ये नसीम के द्वारा दर्ज कराई गई थी। और ये दोनों लोग एक दूसरे के मुकदमा में विटनेस भी हैं, गवाह भी। तो इन्होंने दरखास्त दी थी कि हमारे प्लॉट पे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया, रिजवान ने पिस्टल लगा दिया। तो आज चार्ज फ्रेम होना था, जिसको बोलते हैं आरोप तय होना। तो हम लोगों ने 2-3 लीगल क्वेश्चन रेज किए कि अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी जिन मामलों में पनिशमेंट अप टू 3 ईयर्स है, उनमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट 3 साल के अंदर ही कॉग्निजेंस ले सकती है। यहाँ एफआईआर ही 4 साल बाद दर्ज हुई है। घटना कब हुई, कब नहीं हुई, कब कब्जा कर लिया, एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है। एफआईआर में इससे पहले हम पुलिस को देते रहे एप्लीकेशन, ऐसी कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है कि केस में जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ है उसमें चार्ज के ऊपर बहस थी। हम लोगों का कहना ये कि चार्ज इसमें नहीं बनता है, कि इसमें इन लोगों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। और ख़ास तौर से जो उसमें कहा गया है, इसमें कोई कॉमन इंटेंशन या एक राय हो कि किसी ने किया, सबके लिए अलग अलग। और इस केस की सबसे खास बात यह है कि इसमें घटना का डेट ही नहीं बताई गई कि कब, 10 साल पहले की घटना है, 20 साल पहले की घटना है। कहीं पे न तो एफआईआर में नाम आया है और ना ही बयानों में आया है। तो ये लिमिटेशन से बाहर है। ये लिमिटेशन से बाहर, इस वजह से इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए और चार्ज नहीं लगना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाने का फैसला लिया है। पिछले कई साल में स्वतंत्रता दिवस के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। इसी के चलते इस अभियान को भी बूथ स्तर पर सफल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को सभी जिलों में संगोष्ठी के आयोजन के साथ ही मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11, 12 व 13 अगस्त 2024 को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा युवा मोर्चे के हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता निकालेंगे। बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता स्थानीय नागरिकों के साथ मोटरसाइकिलों से हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालने का काम करेंगे। 12-14 अगस्त 2024 को महापुरुषों की प्रतिमा एवं स्मारकों के आसपास स्वच्छता का विस्तृत कार्यक्रम चलाया जाएगा एवं अमर बलिदानियों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि कृतज्ञ होकर के नमन करने का काम करेंगे। लखनऊ में मंडल दिवस पर कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर, शाहनवाज समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धीरज गुर्जर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से सभी को अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर जनगणना को लेकर प्रेशर बनाएगी। वहीं विनेश फोगाट के ओवरवेट होने पर ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने को लेकर उन्होंने कहा कि देश की सारी जनता विनेश फोगाट के साथ खड़ी है। इस प्रदेश के अंदर जो राहुल गांधी जी की सोच के साथ चलने का मादा रखने वाले लोग हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठ के इस देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं।
और वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक लोगों की समस्या सामने नहीं आएगी, और जातिगत जनगणना साफ होने के बाद जब देश की नीतियां बनेगी तो उन लोगों को जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको जिनका अधिकार नहीं मिल पाया उनको उनका अधिकार मिल पाएगा। और हमने ये निर्णय किया कि मंडल दिवस आज ही के दिन जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, और कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जी जब हमारी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस देश के अंदर मंडल कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लागू हुई, और आज हम लोग उसी विचारों के ऊपर हमने पूरे प्रदेश से 9 सूत्रीय बातों पर चर्चा करने के लिए यहाँ गोलमेज सम्मेलन हमारे विभागों ने किया है। और उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर सभी साथी यहाँ पर बैठेंगे और किस तरह से जातिगत जनगणना इस देश में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया जाए, उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। गोंडा पहुंचे बीजेपी प्रदेश महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय राय ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य है कि सभी घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगे। जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं उन मूर्तियों को स्वच्छ कर माल्यार्पण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की कोशिश सभी सीटें जीतने की है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जातिवाद के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। कहेंगे कि आप अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं, जिससे कि हर घर तिरंगा का लक्ष्य पूरा किया जा सके। लगभग कितने घरों को आप लोग टारगेट लक्ष्य लेके चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि सभी घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगे। इस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। साथ ही जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं जिले जिले में, चाहे ब्लॉक स्तर पर, जहां भी पूरे जनपद में, उन मूर्तियों की स्वच्छता का कार्य और उन पर माल्यार्पण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान के अंतर्गत अपने हाथ में लिया है, जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया जाएगा। अच्छा, आप अवध क्षेत्र के प्रभारी हैं, उपचुनाव होने जा रहा है कई सीटों पर, कितनी आप मजबूती देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग मिल करके इस चुनाव की योजना बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए हैं और प्रयास हमारा होगा कि हम सभी सीट जीतें। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश की हालत पर एसटी हसन ने कहा कि हमारे देश को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। देश की जनता के सीने में चिंगारी दहक रही है। उन्होंने कहा, देश में नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है और ये हालात भी अच्छे नहीं हैं। देखिए, हमारे देश में भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जनता के अंदर अनरेस्ट बहुत है। जनता के सीनों में चिंगारी दहक रही है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, छोटा और मध्यम दर्जे का व्यापारी परेशान है। तो हालात यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है। और जो खास तौर से हिंदुस्तान के अंदर 5 से 10% लोग ही हिंदुस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की सारी वेल्थ भी, पैसा भी ज्यादातर 5% लोगों के पास है। रिजर्वेशन का मकसद ये होता है कि सबको बराबरी का दर्जा मिल जाए और छुआछूत और ऊंच नीच। अमेठी में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मंत्री ने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस निकालकर काले अध्याय को याद किया जाएगा। साथ ही लाखों की संख्या में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर जाकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। तिरंगा हमारा 13-14 किसानों से संबंधित क्रय केंद्रों पर तिरंगा फहराने का काम और तिरंगा उपलब्ध कराकर लगवाने का काम किसान मोर्चा करेगा। इसी तरह युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 13, 14, 15 विशेष अभियान लेकर हम प्रत्येक घरों में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा लगाने का काम करेंगे। सभी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी संस्थानों पर
हमारे सारे जनप्रतिनिधि एक घर भी न छूटने पाए, तिरंगा लगाकर हम अपने इस स्वतंत्रता के एक उत्सव को के रूप में मनाएंगे। वहीं 14 तारीख को जो हमारा विभाजन विभीषिका है, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद उनकी एक प्रदर्शनी प्रत्येक जिले में लगेगी, और इस 14 तारीख पर भी एक गोष्ठी का आयोजन है, जिसके माध्यम से हम यह जनता के बीच में बताने वाले हैं कि किस तरीके से बंटवारे के समय लाखों लोगों की हत्या की गई। मिर्जापुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक जल स्तर 74.190 मीटर दर्ज किया गया। नदी का जलस्तर 5.75 सेंटीमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है। वहीं विंध्याचल में जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटान भी शुरू हो गया। कटान के चलते नदी किनारे रहने वाले लोग काफी चिंतित हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि वार्निंग लेवल से अभी 2 मीटर नीचे गंगा नदी है, लेकिन सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद स्तरीय बाढ़ कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है, एवं तहसील स्तरीय जो हमारी 2 तहसीलें प्रभावित होती हैं, चुनार और सदर, वहाँ पर भी बाढ़ कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। 37 बाढ़ चौकियाँ हमारे पूरे जनपद में बनाई गई हैं और उन्हें भी सक्रिय कर दिया गया है। पूरी तरह से जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन अलर्ट मोड में है। किसी प्रकार की कोई अभी बाढ़ की समस्या नहीं है, कारण कि अभी भी लगभग 2.5 से 3 मीटर नदी नीचे हमारे जो चेतावनी बिंदु है उससे नीचे बह रही है। क्या करेंगे तटवर्ती इलाके के लोग? हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी हमारी टीमें हैं, जो राजस्व की, पुलिस की और जो स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें जो बाढ़ चौकियों पर सक्रिय हैं और उनकी तरफ से पूरी उसकी निगरानी की जा रही है। कहीं पर भी जैसी भी आवश्यकता होगी उस तरह से हम लोग उस पर कार्रवाई आगे करेंगे। स्टैंड के बगल में है ये स्थान, जो एसटीपी का पानी नाले से जाता है। गंगा जी की बढ़ने की वजह से निरंतर 1 साल से, जिसके लिए हम लोग बार बार विभाग में जा कर के जल निगम से, नगर पालिका में उनको संज्ञान दिलाया है कि इस कटान को रोकने का कोई प्रबंधन किया जाए, जिसको लेकर के आज तक इस पर ना कोई काम किया गया, ना तो कोई आश्वासन दिया गया। कल से क्या, ये जब से गंगा जी बढ़ना चालू हुआ है तब से कटान जस्ट 4 गुना बढ़ गया है। 2 दिन के अंदर कम से कम 15-20 फीट पानी और 2 पेड़ इस नाले में जा चुके हैं। आज स्थिति यह है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कटान रोकने का कोई प्रबंधन नहीं किया गया, तो जल्द ही 1-2 पेड़ और जाने वाले हैं, उसके बाद घर चपेट में। आगे बढ़ेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह वार्षिक निरीक्षण करने के लिए महोबा पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस लाइन, थानों समेत ट्रैफिक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही जिले के सभी थानों के प्रभारियों, सीओ के साथ भी बैठक की और सभी को आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। का निरीक्षण किया गया और उसके रखरखाव, साफ सफाई व्यवस्था के बारे में देखा गया। यहाँ साइबर थाना स्थित है, वहाँ पर जाकर हमारे द्वारा भ्रमण किया गया और उचित निर्देश दिए गए। उसके बाद पुलिस पेंशनर्स की मीटिंग की गई। पुलिस पेंशनर्स की मीटिंग के बाद यहाँ आए हुए थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी की गई और उनको उचित दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा पुलिस कार्यालय में स्थित पत्र व्यवहार शाखा, आंकिक शाखा, IGRS शाखा, LIU शाखा तथा अन्य इकाइयों का निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। सर, जनपद में अवैध तंबाकू मिक्स का सिलसिला चल रहा है, इसकी समय पर खबरें भी प्रकाशित होती हैं। यहाँ जितने भी थानाध्यक्ष उपस्थित थे, कप्तान साहब भी उपस्थित थे, विधिवत रूप से निर्देशित किया गया कि जो भी अवैध कारोबार चल रहे हैं उनके बारे में पता करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि भविष्य में भी ये कारोबार न फैलने पाए। कानपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यूबी सिंह ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधनू का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं चिकित्सा अधिकारी ने सभी OPD, दवा वितरण और इमरजेंसी में रखे रजिस्टर की जांच भी की। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती महिलाओं से प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जाना और जच्चा को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी जताई। अच्छा, क्या पेशेंट लेके आएंगे क्या?
हाँ डिलीवरी का। हाँ डॉक्टर आ गए कि नहीं आए अभी? डांस अच्छा, कब आई थी आप? हम सुबह आए 5 कै बजे? 5। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। कानपुर में नगर आयुक्त से अभद्रता करना एबीवीपी कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। नगर निगम की शिकायत के बाद 13 लोगों पर स्वरूप नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कर्मचारियों ने मांग की है कि 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो नगर निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालयों में 2 दिन काम नहीं होगा। कानपुर को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कई मुहिमें तो चलाई, लेकिन कानपुर की वास्तविक हकीकत जस के तस है। कानपुर के खाड़ेपुर में बारिश की वजह से गलियों में गंदी नाली का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गंदे जल जमाव की वजह से कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इसी को लेकर जनता ने विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने हसन जैदी, यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी है, पानी भरा हुआ है, बरसात का मौसम है, कहाँ पर ये पूरी लापरवाही देखने को मिल रही है? जी हाँ, अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जल भराव के लिए पहले से लोग तैयारियां करते हैं, और कानपुर में भी नगर निगम ने पहले से तैयारियां करी थी, लेकिन जरा सी बारिश की वजह से ही यहाँ पर जिस तरीके से जल भराव सामने दिखाई दे रहा है, तो इसको देखते हुए जो है आज वहाँ के इलाकाई लोगों ने जो है वहाँ पूरा धरना प्रदर्शन किया, पानी में खड़े होकर। वहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो हम आपको बताते हैं, खाड़ेपुर वार्ड 21 में कबीर आश्रम वाली गली में जो है क्षेत्रीय जनता द्वारा वार्ड की गलियों में गंदगी, नाली व पानी का जल भराव, इसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद व महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक सतीश महाना का जनता द्वारा जो है वो मीडिया के सामने जल भराव में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि इतना ज्यादा अधिक वहां पर गंदगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है वहां की जो नागरिक हैं, वहां के रहने वाले हैं, वो बहुत त्रस्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया। और वहां का हम आपको बता दें कि उस विधानसभा से जो इस वक्त के अपने विधानसभा के विधायक हैं वहां पर, वो वहां लखनऊ में जो है वो वहाँ बैठते हैं। अगर हम बात करें सतीश महाना की, तो सतीश महाना स्पीकर है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का कहना है कि उसके बावजूद भी हम लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। बहुत शुक्रिया इब्ने हसन जैदी तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिंदू महासभा ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश पीएम मोदी के नाम पुलिस अफसरों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे यहाँ सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं, देश में इस तरीके से किसी पर अत्याचार नहीं किया जाता जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अब बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाकर उन तमाम हिंदुओं को राहत दिलानी चाहिए जो आज भी बांग्लादेश में रह रहे हैं। जिस प्रकार से उनके साथ भाईचारा निभाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश के दम से जो देश पैदा हुआ बांग्लादेश, वहां पर जिस प्रकार से हमारी मूर्तियां तोड़ी जा रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, जिस प्रकार से उनकी संपत्तियों को आग लगाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को धर्म के नाम पे पहचान कर चिन्हित करके उनके साथ जो घटनाएं की जा रही हैं, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप बताएं कि आप कहते थे कि हम एक के बदले 10 लोगों को गर्दनें लाएंगे, आज वो कहाँ गया वो नारा। आज इस देश में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस प्रकार से आप जो ये घुसपैठिए यहाँ बैठे उनको लेकर के भाषण दिया जाता है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप वहाँ मत लड़िए, लेकिन कम से यहाँ तो सुधार कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आज हमें ज्ञापन लाए हैं, यहाँ अधिकारियों को हमें ज्ञापन भी देंगे और उनके बांग्लादेशी अत्याचारों के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने हम लोग आए हैं सभी लोग, और यहाँ विरोध कर रहे हैं।
उधर लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी के खुरदही बाजार में सरेराह दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। सरेराह दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की और फिर उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन राहगीर मूक दर्शक बनकर देखते रहे। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक बुरी तरह से घायल दिख रहा है। खुरदही बाजार में सूरज सनाब चिरौंजी लाल निवासी कटरा बख्खास व अर्जुन एवं वीरेंद्र के मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें सूरज के अर्जुन ने किसी धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई है, जिससे वो घायल हो गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस मौका पर पहुंची और घायल को अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। साथ ही अभियुक्त की तलाश की गई। वीरेंद्र और अर्जुन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त। कन्नौज जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सैलून संचालक ने ग्राहक के साथ बेहद घिनौनी हरकत की है। वो ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज करते हुए पकड़ा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए ये वीडियो, जहां पर ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो गया है। सैलून संचालक की ये घिनौनी जो हरकत है, ये इस पूरी वीडियो में आप देख सकते हैं। ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर किस तरीके से मसाज की जा रही है, जबकि ग्राहक को इस बात का कोई अंदेशा नहीं है। तो सैलून संचालक की ये घिनौनी हरकत पूरी तरीके से जो वीडियो है वो उसमें कैद है और अब जो यूजर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी है उसको लेकर अब शिकायत की है। पुलिस अब इस पर क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। ये थाना तालगाम क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जिसमें एक सैलून कर्मी एक व्यक्ति का फेस मसाज कर रहा है। उसमें फेस मसाज करने में थूक का प्रयोग कर रहा है। उस प्रकरण में थाना तालगाम पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, किस तरह की इस मामले में कार्रवाई होती है? ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें थूक से मसाज करना संज्ञान में है। उस समय जो ग्राहक है उसकी आंखें भी बंद है और धोखे से इस प्रकार का गलत नियत से काम किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई पूरी करेंगे।